कहानी की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, या फिर कहें स्पाइडरमैन से। पीटर अपने छोटे से अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला बैठा होता है। वो अपने वेब शूटर को ठीक कर रहा होता है, जबकि उसकी एआई असिस्टेंट ईवी उसके सूट के पूरे सिस्टम की जांच कर रही होती है। लेकिन पीटर के चेहरे पर जो उदासी होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्द छिपा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। आज न उसके दोस्त उसे पहचानते हैं और न ही वो लड़की जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। थोड़ी देर बाद पीटर अपना फोन उठाता है और सोशल मीडिया देखने लगता है। वहां उसकी नजर नेड और एमजे की वीडियो पर पड़ती है। दोनों एमआईटी में दाखिला मिलने की खुशी मना रहे होते हैं। पीटर उन्हें देखकर खुश भी होता है और उदास भी। खुश इसलिए क्योंकि उसके अपने लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, और उदास इसलिए क्योंकि अब वो उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। लेकिन पीटर को अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होता। वो जानता है कि अगर उसने अपनी पहचान दोबारा उनके सामने ला दी तो उनकी जान फिर से खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से अब उसकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, स्पाइडरमैन बनकर न्यूयॉर्क के हर मासूम इंसान की हिफाजत करना। लेकिन तभी उसकी एआई ईवी एक आपातकालीन चेतावनी भेजती है। शहर में मैन फ्रेडी सिंडिकेट के कुछ अपराधी लोगों के बीच हंगामा मचा रहे होते हैं। अलर्ट मिलते ही पीटर बिना एक सेकंड गंवाए स्पाइडरमैन का सूट पहनता है और इमारत से सीधा छलांग लगा देता है। कुछ ही पलों में वो उन अपराधियों के सामने पहुंच जाता है। अपनी तेज रफ्तार, फुर्ती और वेब की मदद से स्पाइडरमैन एक एक करके सभी अपराधियों को पकड़ लेता है। फिर वो सारे सबूत और पकड़े गए अपराधियों को पुलिस के लिए छोड़ देता है, ताकि इंस्पेक्टर यूरी वतनाबे उन्हें अपनी हिरासत में ले सके। पीटर वापस अपने घर आता है तो फिर वही तन्हाई उसका इंतजार कर रही होती है। हर दिन की तरह वह दोबारा अपना फोन उठाता है और सिर्फ स्क्रीन के जरिए नेड और एमजे की खुशियां देखता रहता है। एक दिन जब वो अपार्टमेंट के बाहर निकलता है, तब उसकी नजर सामने रहने वाली पड़ोसन से मिलती है। लड़की मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन पीटर तुरंत अपनी नजरें झुका लेता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब वो किसी भी नए इंसान को अपनी खतरनाक जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। लेकिन उसकी यह शांति भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। कुछ ही देर बाद एक और आपातकालीन सूचना आती है। इस बार खबर मिलती है कि ब्रुकलिन के डैमेज कंट्रोल वेयरहाउस से एक सैन्य बख्तरबंद गाड़ी चोरी कर ली गई है। स्पाइडरमैन तुरंत उस गाड़ी का पीछा करने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है फ्रैंक कैसल यानी पनिशर से। पनिशर बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोक देता है। उसका कहना होता है कि अगर अपराधियों को पकड़ने के चक्कर में किसी बेगुनाह की जान चली गई तो उस जीत का कोई मतलब नहीं। इसी बीच वो बख्तरबंद गाड़ी डैमेज कंट्रोल की जेल की तरफ बढ़ती रहती है। स्पाइडरमैन सीधा पनिशर की गाड़ी के बोनट पर उतरता है और गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि फ्रैंक कैसल दूर जाकर सड़क पर गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में डैमेज कंट्रोल की टीम और दमकल विभाग के कर्मचारी पूरी जगह को घेर लेते हैं। चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी मच जाती है। स्पाइडरमैन तुरंत बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जाता है ताकि पता लगा सके कि आखिर इस सब के पीछे कौन है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो भी हैरान रह जाता है। वहां एक बुरी तरह डरी हुई बुजुर्ग औरत बैठी होती है। सबसे अजीब बात यह होती है कि उसे खुद याद ही नहीं होता कि वह उस गाड़ी के अंदर कैसे पहुंची। बस यहीं से स्पाइडरमैन को समझ आ जाता है कि यह सिर्फ एक चोरी या हमला नहीं है। कोई अनजान ताकत लोगों के दिमाग पर कब्जा कर रही है और असली कहानी अब शुरू होने वाली है। जैसे ही वो रहस्यमयी शक्ति उस कर्मचारी के शरीर में प्रवेश करती है, पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये वही कर्मचारी होता है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से स्कॉर्पियन को रोजव्यू जेल ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई होती है। लेकिन अब उसके फैसले उसके अपने नहीं रह गए थे। उस रहस्यमयी शक्ति के नियंत्रण में आते ही वो तुरंत आदेश देता है कि स्कॉर्पियन को जेल नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। स्पाइडरमैन को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वो बिना देर किए उस कर्मचारी को रोक लेता है और उससे सवाल पूछने लगता है, लेकिन जवाब वो कर्मचारी नहीं दे रहा होता। उसके जरिए वही रहस्यमयी शक्ति पीटर से बात कर रही होती है। उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी और डर पैदा करने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे वो
पीटर को पहले से जानती हो। पीटर उससे और सवाल पूछ पाता उसे पहले ही वो शक्ति उस कर्मचारी का शरीर छोड़ देती है। अगले ही पल वो कर्मचारी बिल्कुल सामान्य हो जाता है। उसे ये भी याद नहीं रहता कि कुछ देर पहले उसके साथ क्या हुआ था, और यहीं पीटर को समझ आ जाता है इस बार उसका सामना किसी साधारण विलेन से नहीं हुआ, बल्कि ऐसी अदृश्य शक्ति से होने वाला है जो किसी भी इंसान को अपनी कठपुतली बना सकती है। लेकिन हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो रहस्यमयी शक्ति सिर्फ एक कर्मचारी तक ही सीमित नहीं थी। उसने उन अधिकारियों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था जो हेलीकॉप्टर के जरिए स्कॉर्पियन को दूसरी जेल ले जा रहे थे, और इसी वजह से रास्ते में ही स्कॉर्पियन को आजाद कर दिया जाता है। पुलिस कमिश्नर पूरी जांच की जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से स्पाइडरमैन को सौंप देता है। पीटर हर मुमकिन सुराग का पीछा करना शुरू कर देता है। जांच करते करते वो एक बेहद सुरक्षित इमारत तक पहुंचता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है ब्लैक विडो से, जिसे हम पहले थंडरबोल्ट्स में देख चुके हैं। लेकिन दोनों की पहली मुलाकात काफी मजेदार होती है। जरूरी जानकारी हासिल करने की जल्दी में पीटर सीधे उसके बाथरूम तक पहुंच जाता है। ब्लैक विडो उसे देखते ही बोल पड़ती है और दोनों के बीच हल्की फुल्की मजेदार बहस शुरू हो जाती है। जब माहौल सामान्य होता है तब पीटर उसे पूरी घटना के बारे में बताता है। ब्लैक विडो भी उसे एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी देती है। उसके मुताबिक वो रहस्यमयी शक्ति अब तक डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के लगभग 30 कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में ले चुकी है, और उन सब से उसने सिर्फ एक ही चीज खोजने के लिए कहा था, वी मैक्स। ये नाम सुनने में अभी शायद साधारण लगे, लेकिन आगे चलकर पूरी कहानी इसी एक नाम के इर्द गिर्द घूमने वाली थी। ऐसी ही जबरदस्त फिल्मों की कहानियों के लिए रेड टिकट फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।